अंकुर एक नाव चालक था जो मुंबई शहर के चर्च गेट में नाव चलाया करता था। उस नाव को चलाने की मजदूरी उसे बस इतनी ही मिलती थी कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। अंकुर जिस नाव को चलाया करता था वो नाव थी वसीम अहमद की। एक काम ढंग से नहीं होता इस लड़के से, जब भी देखो गड़बड़ करता रहता है। तुम्हें इस नाव को अच्छे से चमकाने को कहा था, ऐसे साफ किया तुमने इसे। लेकिन मालिक, नाव साफ तो है और मैं हर रोज दिन में 2 बार इसे अच्छे से साफ करता हूँ। वसीम अहमद हमेशा ही अंकुर को सुनाने के बहाने ढूंढा करता था। वो कोई मौका नहीं छोड़ता अंकुर की बेइज्जती करने का। बेचारा अंकुर गरीब परिवार से था, इसलिए वो हमेशा ही जी हजूरी करता और बिना गलती के भी चुपचाप अहमद की बातें सुन लिया करता था। अंकुर रात को भी उस नाव पर ही सोता था। आज कई दिनों के बाद वो अपनी माँ और बहन से मिलने अपने घर जा रहा था। जाने से पहले उसने वसीम से अपनी तनख्वाह मांगी। क्या है, क्या मुंह देख रहे हो? मालिक, मेरी मजदूरी। मजदूरी? अरे मजदूरी तो उसे देते हैं जो कुछ काम करे, और तुमने आखिर काम किया ही क्या है जो तुझे मजदूरी दूं? वो तो मेरा एहसान मान कि मैं तुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करता हूं। चल अब निकल यहां से। ऐसा मत करो मालिक, मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा? अगर नहीं जाना चाहता तो जाकर डूब मर इस समुद्र में। बेचारा अंकुर वसीम अहमद और उसके आदमियों से लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो बेचारा जाकर समुद्र किनारे बैठ गया और उन लहराती हुई लहरों में खो गया। काफी देर तक वो वहां बैठा रहा और फिर सोचने लगा, अब मैं कैसे अपने घर जाऊंगा? माँ को कितनी उम्मीदें थी मुझसे, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिना पैसों के अब घर कैसे जाऊंगा? वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी समुद्र की लहरों से एक जादुई शीशे की बोतल आकर उसके पैर पर लगी। अरे ये बोतल कहाँ से आई और इसमें है क्या? वो शीशे की बोतल काफी अलग थी, काफी भारी। अंकुर ने आज से पहले शीशे की इतनी भारी बोतल कभी नहीं देखी थी। जैसे ही अंकुर ने उस बोतल के ढक्कन को खोला तो उसमें से एक जिन बाहर आया। आजादी, आजादी, वो भी इतने सालों के बाद। आज कितने सालों के बाद मैं खुली हवा में सांस ले रहा हूं। आज जाकर मुझे आजादी मिली। वो जिन खुशी के मारे झूम रहा था। इतने बड़े जिन को अपने सामने देखकर अंकुर घबरा गया। घबराओ मत, तुम तो मेरे दोस्त हो। तुमने तो मुझे आजाद किया है और तुम्हारे इस एहसान के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, और इसलिए मैं अब तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। है? बस एक ही है? और नहीं तो क्या। जो कोई भी जिनको आजाद करता है वो उससे केवल अपनी एक ही इच्छा मांग सकता है। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। एक ही इच्छा पूरी कर रहे हो और उसमें भी सोचने का मौका तक नहीं दे रहे। अब थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहो और मुझे सोचने दो। ठीक है। आज तक मैंने सिर्फ दूसरों की ही नाव चलाई है, अब मुझे खुद की नाव मांगनी चाहिए। लेकिन अगर मेरी नाव समुद्र में कहीं डूब गई तो? मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? दोस्त, तुम अपनी सभी इच्छाओं को एक ही करके मांगो। तो फिर ठीक है, मुझे कोई ऐसी चीज दो जिसमें 4 पोटली सोने की मोहरें हों, जो ना तो समुद्र में डूबे, जिसमें ना तो कोई ईंधन भरवाने की जरूरत हो और ना उसको कोई नुकसान पहुंचा सके। और हाँ, बरसात के समय में भी मैं आसानी से अपने ग्राहकों को उसमें बिठाकर समुद्र की सैर करवा सकूं और उसे समुद्र और सड़क कहीं भी ले जा सकूं। बस इतना ही चाहिए मुझे। ठीक है। ऐ मेरी जाने बहार, गुल्ले गुलजार, पेश है तेरे लिए लकड़ी की बड़ी सी कार, जिसमें 4 सोने की मोहरों से भरी पोटली भी हो। तभी अंकुर के सामने एक बड़ी और शानदार लकड़ी की कार आ खड़ी हुई, जिसमें 4 सोने की मोहरों से भरी पोटली भी होती है। अंकुर ये देख बहुत खुश हुआ। अरे वाह, लकड़ी की इतनी सुंदर कार, वो भी समुद्र में। अब तो इसमें सवारी के लिए ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। हाँ, और ये कार समुद्र और जमीन दोनों जगहों पर चलेगी। ये ना तो कभी डूबेगी, न इसमें ईंधन भरवाना पड़ेगा, न ही इसे कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। ये हमेशा ऐसे ही चमकदार रहेगी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे आजाद नहीं करते तो न जाने मुझे और कितने सालों तक इसमें कैद रहना पड़ता। अच्छा, मैं चलता हूँ। अलविदा मेरे दोस्त। अलविदा दोस्त। उस लकड़ी की कार और उन सोने की मोहरों को लेकर अंकुर अपने घर गया, जहाँ उसकी बूढ़ी माँ और बहन उसकी ये अमीरी देख बहुत खुश हुई। ऊपर वाला तुझे खूब बरकत दे मेरे बच्चे। भैया, अब तो हम भी अमीर हो गए। हाँ माँ, काजल, हम सचमुच अमीर हो गए। हाँ। अब अंकुर कोई आम मजदूर नहीं था, बल्कि एक लकड़ी की कार और 4 पोटली भरी हुई मोहरों का मालिक था।
उसकी लकड़ी की कार सड़क पर गाड़ी बनकर और समुद्र में कश्ती से भी तेज रफ्तार से चलती है। जो भी इस अनोखी कार को देखता तो उसका दीवाना हो जाता। मुंबई के चर्च गेट के समुद्र पर जैसे ही अंकुर अपनी लकड़ी की कार लेकर उतरा, सभी उसको देखते ही रह गए। अरे वाह, लकड़ी की कार! मुझे तो इसी में बैठकर समुद्र की सैर करनी है जी। हाँ तो चलो, मैं तो खुद इसके अंदर बैठने के लिए बेताब हूँ। अरे भाई, कितना किराया लोगे? जी 100 रुपए सवारी। ठीक है चलो। उस लकड़ी की कार में एक साथ कई लोग बैठ जाया करते थे। अंकुर का व्यापार खूब अच्छे से चलने लगा तो वहाँ वसीम अहमद के नाव चालक सारा दिन नाव लेकर समुद्र किनारे खड़े रहते, लेकिन उन्हें एक भी सवारी नहीं मिलती। क्या है ये? है पूरे दिन में सिर्फ 200 रुपए ही कमा के लाए हो? क्या करूं मैं इसका? हाँ मालिक, जब से उस अंकुर की लकड़ी की कार समुद्र में उतरी है, कोई हमारी नाव में बैठने को तैयार ही नहीं होता। हाँ मालिक, हम सारा दिन खाली खड़े रहते हैं, लेकिन लोग हैं कि लंबी लंबी लाइन लगाकर अंकुर की उस लकड़ी की कार में बैठने को बेताब रहते हैं मालिक। अंकुर की अब काफी अच्छी कमाई होने लगी। धूप हो या बारिश, सभी मौसम में उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। कुछ ही दिनों में उसने समुद्र किनारे एक दुकान लेकर काउंटर खोल लिया। जिसको भी अब उस कार में सवारी करनी होती तो वो पहले उस दुकान से टोकन लेता, फिर उस कार में बैठकर समुद्र के मजे लेता। कार चलाने के लिए और दुकान देखने के लिए उसने अब कर्मचारी रख लिए। अंकुर अब खुद मालिक बनकर काम लेता, लेकिन वो अपने सभी कर्मचारियों से खूब अच्छे से बात करता। क्या हाल है काका? बस आपकी दुआ है बेटा, हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। ये लीजिए, ये आपका मेहनताना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते अंकुर पूरे देश में मशहूर हो गया। उसकी दरिया दिली से भी सभी बहुत खुश थे। एक बार की बात है, वसीम अहमद ने उसकी शान शोहरत देखी तो कहने लगा, इस फकीर के पास एकदम से इतने पैसे कैसे आ गए? अब ये फकीर इस अहमद की बराबरी करेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसकी वजह से मेरे धंधे में मुझे कितना नुकसान हुआ है, इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। एक रात जब अंकुर की जादुई लकड़ी की कार समुद्र किनारे खड़ी थी तो वसीम रात को चुपके से जाकर उसकी कार पर मिट्टी का तेल छिड़क देता है। अब आएगा मजा। तुमको बड़ा होशियार समझता है ना? लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाकर उस पर आग की तो आग नहीं लगी। अरे ये कैसे हो सकता है? ये आग लगी क्यों नहीं? एक बार फिर कोशिश करता हूँ। लेकिन उसकी वो कोशिश भी नाकामयाब रही। अरे इस लकड़ी की कार में आग क्यों नहीं लग रही? कहीं ऐसा तो नहीं इस मिट्टी के तेल में ही कोई गड़बड़ है? मालिक, मालिक, सब खत्म हो गया मालिक। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? मालिक, आपकी सभी नाव में आग लग गई। मेरी नाव में? वसीम परेशान होकर हड़बड़ाहट में वहाँ से भागा। वो अपनी जलती हुई नाव के पास पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। मैं तो अंकुर की कार जलाने गया था, लेकिन यहाँ तो मेरी ही सभी नावें जल गई। या अल्लाह! वसीम ने अंकुर की कार जलानी चाहिए, लेकिन उसकी खुद की ही सभी नाव जल गई। इसीलिए तो कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिरते हैं। अंकुर की लकड़ी की कार बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो एक जादुई कार थी। कहते हैं कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ये कहानी है एक ऐसे ही शख्स अमर की, जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत बदल डाली। अमर पेशे से एक बढ़ई था। वो लकड़ी के दरवाजे, कुर्सियां और मेज बनाकर बेचता था और उससे जो पैसे उसे मिलते उससे वो अपने परिवार का पेट पालता था। फिर एक दिन, भैया 4 दरवाजों की चौखट बनवानी है। जी बिल्कुल बन जाएगी जी। कितने पैसे लोगे? पैसे तो तभी बता पाऊंगा जब चौखट का नाप लूंगा, और आप पहले ये बताएंगे कि किस लकड़ी की चौखटें बनवानी है आपको। अच्छा तो ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलो फिर। जी मैंने देख लिया, अब 15,000 में हो जाएगा सर। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगा है भाई। जी क्या करें, लकड़ी ही बहुत महंगी हो गई है। अच्छा तब तो रहने दो भाई, लकड़ी इतनी महंगी है तो मैं लोहे की ही चौखटें बनवा लूंगा। दीमक लगने की भी टेंशन खत्म। ग्राहक ने काम कराने से मना कर दिया था। अमर के साथ अक्सर ऐसा ही होता था। लोग अब प्लास्टिक और लोहे का सामान ज्यादा पसंद करने लगे थे। कुछ दिन बाद तो हालत ये हो गई कि अमर सारा दिन दुकान पर बैठा रहता, पर कमाई कुछ नहीं हो पा रही थी। हालांकि कुछ लोग अमर की दुकान पर आते जरूर थे, लेकिन बस एक बात पूछने के लिए। भैया ये रामपुर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से दाएं लेकर 5 किलोमीटर सीधे चले जाओ भैया। चले जाओ मतलब यहाँ कोई बस या ऑटो तो मिलेगा ना? ना जी, यहाँ तो ना तो बस चलती है और ना ही ऑटो। लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर से ही आते जाते हैं, नहीं तो पैदल।
अमर रोज दुकान पर आता, लेकिन पता पूछने वालों के अलावा उसके पास कोई नहीं फटकता था। एक दिन अमर का बचपन का दोस्त तेजपाल उसकी दुकान पर आया। अमर, कैसा भाई? अरे वाह तेजपाल, आज भाई मैं ठीक हूँ, तू बता। बस भाई रामपुर जा रहा था तो सोचा तुझसे मिलता चलूं। तेजपाल एक मैकेनिक था। अमर और तेजपाल बचपन के दोस्त थे। और बता भाई, काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे बढ़िया भाई, महीने में ठीक ठाक कमाई हो जाती है। ग्राहक आते ही रहते हैं तो बस इसलिए दुकान से निकल नहीं पाता हूँ। तू अपना बता। मेरे पास तो वक्त ही वक्त है यार, सारा दिन मक्खी मारता हूँ, कोई नहीं आता। बस दिन भर रामपुर का रास्ता पूछने वाले आते रहते हैं। क्यों, ग्राहक क्यों नहीं आते? बस क्या बताऊं यार, एक तो मेरी दुकान बड़ी अलग थलग है, और दूसरा आजकल सभी लोग लोहे और वो प्लास्टिक का ही सामान खरीदते हैं। लकड़ी का बना किसी को कुछ नहीं चाहिए। कितनी कमाल की बात है ना, जिस लोहे से मेरा घर चलता है उसी लोहे ने तेरा काम बिगाड़ दिया यार। भाई लोहा तेरे लिए ही शुभ होगा, मेरे लिए तो अशुभ ही है। मेरी तो किस्मत में लकड़ी की तरह दीमक लग गई है यार। अच्छा, तू भी लोहे से दोस्ती क्यों नहीं कर लेता मेरे भाई? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, लोहार का काम सीखूं क्या अब? अबे बैल बुद्धि है, पहले पूरी बात तो सुन ले। तो बताना। देख, यहाँ से बहुत से लोग रोज रामपुर जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ, और रास्ता मुझसे ही पूछते हैं भाई। हाँ तो पगले, लोगों की समस्या देखकर तेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे नहीं आया? कौन सा आइडिया भाई? अरे देख, जब इस सड़क पर कोई बस नहीं चलती, ऑटो नहीं चलता, तो तू एक ऑटो खरीद लेना यार। दिन भर सवारी ढो और खूब पैसे कमा। अरे हाँ यार, ये आइडिया तो बढ़िया है यार। हाँ भाई, तेरी लकड़ी की तरह तेरे दिमाग में भी दीमक लग गई है भाई। तेजपाल की इस बात पर दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। तेजपाल वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वो अमर को एक शानदार आइडिया दे गया था। अमर मन ही मन अपने दोस्त को ढेर सारी दुआएं दे रहा था, लेकिन सवाल ये था कि पहले ही कड़की में चल रहा अमर ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए पैसे कहां से लाए। अब अमर को तेजपाल का ही सहारा था। अगले दिन वो तेजपाल की दुकान पर पहुंचा। अरे अमर, तू आजा भाई। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ यार, सब ठीक। कल तूने जो आइडिया दिया था ना यार, कसम से कमाल का आइडिया यार वो। पर एक दिक्कत है यार भाई, तेरी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ बोलना। यार तुझे तो पता ही है मेरी हालत क्या चल रही है। मेरे पास ऑटो खरीदने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है यार। तो तू क्या कुछ... भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। दरअसल मैंने पिछले महीने ही एक प्लॉट खरीदा है, तो सारी बचत के पैसे वहां लगा दिए। फिलहाल तो बस महीने के खर्च लायक ही पैसे हैं मेरे पास भाई। ओहो, कोई बात नहीं भाई, मैं कुछ और जुगाड़ करता हूँ। अमर वहां से मायूस होकर जाने लगा। तेजपाल को भी बुरा लग रहा था कि वो अमर की कोई मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी तेजपाल को एक और आइडिया आया। ओए अमर, एक मिनट रुक, सुन जरा, सुन तो। हाँ भाई बता। भाई तेज दिमाग तेजपाल को एक और आइडिया आया यार। तेरे पिताजी के पास एक स्कूटर था ना, अरे वो कहाँ है अभी? अरे वो तो घर पे ही खड़ा है यार, एकदम कबाड़ हो गया है। अबे मैं हूं ना भाई, तू बस उसका इंजन खोल कर लिया, और फिर हम किसी लुहार की मदद से एक जुगाड़ वाली गाड़ी बनाएंगे जिसमें उस स्कूटर का इंजन लगाएंगे। तेजपाल ने अमर को एक बार फिर कमाल का आइडिया दिया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि लुहार से जुगाड़ गाड़ी बनवाने के लिए भी काफी पैसे चाहिए थे, जो अमर के पास थे नहीं। वो अपनी दुकान पर बैठा इसी सवाल का जवाब खोज ही रहा था, और इस बार अमर के मन में एक आइडिया आया। अगर लोहे का ऑटो नहीं बन सकता तो क्या हुआ, मेरे पास लकड़ी है, वो भी ढेर सारी। हाँ, मैं लकड़ी का ऑटो बनाऊंगा। अमर ने फौरन आरी और हथौड़ा उठाया और उसी वक्त लकड़ी से ऑटो बनाने में लग गया। कई दिन बीत गए। अमर को ऐसी धुन चढ़ी कि वो दिन रात बस लकड़ी का ऑटो बनाने में जुट गया, और फिर कड़ी मेहनत और लगन के बाद आखिरकार उसका लकड़ी का शानदार ऑटो रिक्शा तैयार हो ही गया। ओ भाई यार, क्या शानदार चीज बनाई यार भाई, तूने मान गया यार भाई, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही मजबूत लग रहा है यार ये तो। और चल यार, अब इसे मुझे सौंप दे भाई, आगे का काम मेरा भाई। अमर ने अपना काम कर दिया था, और अब तेजपाल को उस लकड़ी के ऑटो में इंजन और बाकी का जरूरी सामान फिट करना था। कुछ ही दिनों में ये काम भी हो गया। ले भाई, तेरा ऑटो तैयार है, चल आजा, स्टार्ट करके देख। दोनों दोस्तों ने मिलकर कमाल कर दिखाया था। लकड़ी का ऑटो न सिर्फ बनकर तैयार था, बल्कि पूरी रफ्तार से दौड़ भी रहा था। अगले ही दिन से अमर ने रामपुर के लिए ऑटो चलाना शुरू कर दिया। हर कोई जब लकड़ी का ऑटो देखता तो उसकी खूब तारीफ करता और उस ऑटो के साथ तस्वीर खिंचवाता। पहले ही दिन से अमर की अच्छी खासी कमाई होने लगी। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसका खास लकड़ी का ऑटो वायरल हो गया। और फिर एक दिन, ये लकड़ी का ऑटो आपका है क्या? हाँ जी, हमारा है, बताइए।
मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में मैं एक अम्यूजमेंट पार्क में मैनेजर हूँ। मैंने सोशल मीडिया पर आपका ये लकड़ी का ऑटो देखा था। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ ताकि हमारे पार्क में आने वाले लोग भी इसे देख सकें और इसकी सवारी का मजा ले सकें। आप जो भी कीमत बोलेंगे मैं देने को तैयार हूँ इस खास ऑटो के बदले। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर 5 लाख। हाँ, इतने तो मिलने ही चाहिए इस ऑटो के। भाई बड़ी मेहनत लगी है इसे बनाने में। जरूर, क्यों नहीं। रुकिए, मैं अभी आपको 5 लाख का चेक काट कर देता हूँ। मैनेजर ने 5 लाख रुपए का चेक काटकर अमर को थमा दिया और ये देखकर अमर और तेजपाल हैरान रह गए। तेजपाल ने तो 5 लाख की बात बस ऐसे ही कह दी थी, लेकिन वो आदमी जब 5 लाख देने को तैयार हो गया तो उन दोनों को हैरानी भी हुई और खुशी भी। उनकी मेहनत की बहुत अच्छी कीमत उन्हें मिल रही थी। सौदा तय हो गया और अमर का लकड़ी का ऑटो अब दिल्ली जाने के लिए तैयार था। और फिर सुनिए, अगर आप ऐसे 2-3 ऑटो और बना दे तो हम वो भी खरीद लेंगे। इनकी दिल्ली में काफी डिमांड है। उस मैनेजर की बात सुनकर तेजपाल और अमर की आंखों में चमक आ गई। वो समझ चुके थे कि अब आगे उन्हें क्या करना है। कमाई बढ़िया तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब सपनों को सच कर दिखाने का वक्त था।